चलो यार बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो डिबेंचर टॉपिक चल रहा था फॉर अपकमिंग सितंबर 2024 एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। स्टार्ट करें गाइस। आगे क्या सारे बच्चे फटाफट से एक बार देख लो तो। अच्छा सो सॉरी यार, लास्ट लेक्चर के अंदर में आ, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा था तो हम लोग नहीं कर पाए थे, बट आज अच्छे से कर लेंगे अभी। डन। जस्ट अ सेकेंड। आ जाओ, करें बेटा स्टार्ट। आ गया क्या सारे बच्चे? एक बार ये आए बेटा, फटाफट से आ जाओ रे, जल्दी जल्दी से। यस हाय हेलो, करें हम लोग स्टार्ट। यस हाय ऋग्वेद, हाय अबा। सो इन नो टाइम मैं सबसे पहले आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा देखो यार, सितंबर में अभी जो एग्ज़ाम है हमारा आने वाले 13 सितंबर को, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, फाउंडेशन का पेपर लास्ट एक दो अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है। आज भी मैं खाली समय पे बैठे बैठे आपका पिछला वाला फाउंडेशन का पेपर मैंने देखा, उसका मैंने पूरा रिव्यू ऑलरेडी डाल के रखा था, वीडियो बना करके पूरा 1.5-2 घंटे का। इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्चुअली ही पेपर पूछ रही है, फंडामेंटल्स ही है, बट जो बच्चे ने एंट्रीज लर्न करके रखी है वो बच्चा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर के ही एग्ज़ाम लिखने के लिए जाना है, राइट। फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग का पेपर है, और सेल्फ प्रैक्टिस सम मॉड्यूल के सॉल्व और सेल्फ प्रैक्टिस में खास करके सेल्फ प्रैक्टिस सम अच्छे से करके जाना, राइट। यस हाय बेटा, हाय हाय, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई है। चलो आ जाओ। सो बच्चों फटाफट से आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर हम लोग डिबेंचर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखना, डिबेंचर टॉपिक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। इसके अंदर में एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना फॉर 6 to 10 मार्क्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा, थेरी क्वेश्चन के चांसेस कम, राइट। सो टॉपिक बड़ा अच्छा है। लास्ट लेक्चर में टॉपिक पूरा हो नहीं पाया था, फटाफट से हम लोग देखते हैं। आधे घंटे में आपका टॉपिक रिवाइज करवाता हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। सब बच्चे साथ में बेटा आ जाओ। सो मैं अगर बात करूँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, सब लोग साथ में है ना बेटा। मैं अगर बात करूँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की तो कितनी मेथड्स है। पूरा पैसा एक साथ डिबेंचर होल्डर्स का दे दिया, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक। लमसम मेथड बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, हर साल एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स हम लोग रिडीम कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, 3 का 3 का, बरोबर है। उसके बाद में बाय परचेस ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, कंपनी अपने ही इशू किए हुए डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेस कर रही है, और परचेस करने के बाद डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है। उसके बाद बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रही है पैसे देने की जगह, मतलब डिबेंचर लेकर के शेयर्स दे रही है। ये कुछ रिडम्पशन की मेथड्स है। इन मेथड्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, उसका जो है वेटेज अराउंड 6 से 10 नंबर का रहने वाला है। डायरेक्टली और बेटा काम की बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आया तो आ सकता है, शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। अच्छा जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डिबेंचर का मीनिंग मालूम है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट टेकन बाय द कंपनी, जिसमें प्रॉमिस रहेगा डिबेंचर होल्डर्स को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने का, प्रिंसिपल रिपे करने का, इंटरेस्ट देने का। डिबेंचर से कंपनी के लिए डेट फंड है, लाइबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कंपलसरी देना है। बस आज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो कंपनी को पता है फ्यूचर में डिबेंचर्स कब रिडीम होने वाले। रिडीम का मतलब होता है डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना। सो डिबेंचर इशू किए, 5 साल का पीरियड है, डिबेंचर इशू किए, 5 इयर्स डिबेंचर है, तो 5 साल बाद कंपनी अपने डिबेंचर वापस लेकर के डिबेंचर होल्डर्स को उनका पेमेंट वापस कर देगी। ये डिबेंचर वापस लेके पेमेंट करने की प्रोसेस को कहते हैं
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का हमारा ये टॉपिक चल रहा है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बेसिकली debentures are usually redeemable either redeemed in cash or convertible into equity shares after specific period of time। या तो पैसा वापस कर देंगे या तो उन्हें इक्विटी शेयर्स दे देंगे। रिडीमेबल डिबेंचर्स में बी रिडीम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, कि बरोबर आज से 5 साल बाद डिबेंचर्स का मैं रिडम्पशन करने वाला हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है एट एनी टाइम आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 5 साल या 3 साल ख़त्म होने के बाद कभी भी मैं डिबेंचर्स रिडीम कर सकता हूँ। या तो बरोबर 3 साल बाद आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, या ऐसा बोल देंगे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद कभी भी। 2 टाइप का रिडम्पशन हो सकता है, बरोबर आज से 3 साल बाद में डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दूंगा, और दूसरा एक तरीका 3 साल होने के बाद कभी भी मैं रिडीम कर सकता हूँ। या फिर ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस, मैं आप लोगों को 6 महीने की नोटिस दे करके आपके डिबेंचर्स कभी भी वापस ले सकता हूँ। इसको बोलते हैं रिडम्पशन बाय स्पेसिफिक नोटिस। या फिर हर साल तिनका थोड़ा थोड़ा एनुअल ड्राइंग। या ऐसा भी हो सकता है कंपनी में ऑल्सो परचेज डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, और परचेस करने के बाद उन डिबेंचर्स को कैंसिल कर लेगी इमीडिएटली या फिर ऑन सम फ्यूचर डेट। ये रिडम्पशन के ऊपर शॉर्ट नोट है, मैंने हर एक चीज़ इसके अंदर में बताई है। कैश और कन्वर्टिबल मे बी रिडीम आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स और एनी टाइम आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर, और नोटिस देके या एनुअल ड्राइंग या ओपन मार्केट से परचेस करके कैंसिल करके। एग्ज़ाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना। देन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मैं अगर बात करूं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की, तो ये क्यों आया, आप सभी लोग जानते हो कंपनी आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने वाली है। कंपनी को नियर फ्यूचर में लायबिलिटी पे ऑफ करना है। सर कौन सी लायबिलिटी, अरे डिबेंचर की जिसकी बात चल रही है। कंपनी ने आज डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर का पीरियड 5 साल है, 5 साल बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करना है, तो कंपनी को आज ही पता है कि आफ्टर 5 ईयर्स लायबिलिटी आने वाली है। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जब आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई लायबिलिटी एक्सपेंस कुछ आने वाला है, तो आप अभी से उसकी क्या क्रिएट करोगे, प्रोविज़न। तो बस उसी कॉन्सेप्ट के चलते कंपनीज एक्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में कुछ प्रोविजंस दे रखी है। सो बस जो जो कंपनीज डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगी, नाम में मीनिंग है, आप लोगों को पता है फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना है, तो क्यों ना अभी से उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट कर लिया जाए। उस रिजर्व का नाम रहेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे डीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं, तो स्कूल ने इधर आ बैठ, डीआरआर क्रिएट करने के पीछे की वजह एक वर्ड में है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। कोई आपको अगला सवाल पूछेगा, बता डीआरआर ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो उसको बोलना सुन, डीआरआर ये यूज होगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए। कोई अगर आपसे पूछे डीआरआर कैसे क्रिएट करते हैं, तो बोलना डीआरआर प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, यानी आपका प्रॉफिट या फ्री रिजर्व कम कर दो और वो फंड्स डीआरआर में ट्रांसफर कर दो। कोई पूछेगा डीआरआर का यूज क्या है, कोई पूछेगा डीआरआर का यूज क्या है, तो उसे कहना डीआरआर का एक ही यूज है। जी हाँ बेटा राहुल दालवानी, जब रहेगी मैं बताता हूँ, रहने वाली बेटा, बट रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। कोई पूछेगा डीआरआर का यूज क्या है, तो उसको बोलना नाम में ही यूज छुपा हुआ है, डीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का सिर्फ एक यूज है, वी कैन यूज द डीआरआर ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कोई पूछेगा डीआरआर कितना क्रिएट करना है, तो बोलना अभी बताता हूं, इसके लिए डायरेक्टली ये चार्ट पे आओ। वैसे देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी के लिए डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के लिए डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या? सर कौन कौन सी कंपनी है जिनके लिए डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं?
ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत जो भी रेगुलेटेड कंपनी है, बराबर है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी बोथ फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर। सर सीधा बोल दो ना, AIFI कंपनीज, ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, as regulated by RBI, no DRR is required। उसके बाद अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नो DRR विल बी अप्लीकेबल एज टू द अप्लीकेबल टू द NBFC। इनको DRR कितना लगेगा? अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए DRR कितना लगेगा? उतना जितना NBFC के लिए लगेगा। वन मोर टाइम, अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए DRR कितना लगेगा? उतना जितना NBFC के लिए लगेगा। तो आपका सवाल, सर NBFC के लिए कितना लगेगा? नो DRR। तो इनके लिए भी DRR कितना लगेगा? नो DRR, क्योंकि बोला है ना अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए DRR कितना, उतना जितना NBFC के लिए लगेगा, और NBFC के लिए 0। फिर अनलिस्टेड कंपनी, ऑल अनलिस्टेड कंपनी रजिस्टर्ड विद द RBI एंड अनलिस्टेड HFC हाउसिंग फिनांस कंपनीज, इनके लिए भी नो DRR। तो बचा क्या सबसे लास्ट में? अदर अनलिस्टेड कंपनी, इनके लिए DRR 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। ध्यान से सुनना बच्चों, में DRR की पूरी प्रोविज़न आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि नहीं, AIFI एज रेगुलेटेड बाय RBI, काम की चीज़ है बेटा। उसके बाद अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2। उसके बाद लिस्टेड कंपनी, उसके बाद NBFC, ये भी लिस्टेड है। उसके बाद अनलिस्टेड NBFC एज रजिस्टर्ड विथ RBI, और लास्ट में है अदर कंपनी। तो भैया ये ऊपर की किसी भी कंपनी के लिए DRR नहीं लगेगा, और इसके लिए DRR कितना लगेगा? डन। ये लिस्ट एक बार लिख लेना, ये लिस्ट एक बार जरूर लिख लेना बेटा सभी ने। लिखा बेटा सभी ने? क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आने वाला है। वैसे एक बात बताऊँ, फाउंडेशन लेवल पे आपको बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि ये कंपनी अदर देन AIFI है, अदर देन कंपनी रेगुलेटेड बाय RBI है, अदर देन लिस्टेड कंपनी है। सब कुछ आपको पहले से बता दिया जाता है, तो आप समझ जाओगे कि अदर देन AIFI, अदर देन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर देन लिस्टेड, तो समझ जाना कि ये कंपनी है, मतलब DRR लगने वाला है 10%। लिखा बेटा? आज उसके बाद जैसे ही आपने DRR क्रिएट कर दिया, सबसे पहले तो DRR क्रिएट करना है कितना? वैसे देखा जाए तो नो DRR। कौन सी कंपनी इसके लिए? AIFI कंपनी, NBFC कंपनी, लिस्टेड कंपनी, उसके बाद अदर लिस्टेड कंपनी, इनके लिए नो DRR। लास्ट में जो बचा इनके लिए DRR 10% ऑफ अमाउंट ऑफ
डिबेंचर्स, जो भी डिबेंचर्स का अमाउंट है उसका 10% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग का। अब ये जो 10% का अमाउंट आ रहा है, मान लो डिबेंचर आपको समझाने के लिए 1,00,000 है, तो उसका 10% कितना आ जाएगा, और एंट्री क्या करोगे, फ्री रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। और एक बार डीआरआर क्रिएट कर लिया रे, कर लिया, उसके बाद क्या करना है बच्चों, फिर उसके बाद चेक करना है, फिर उसके बाद चेक करना है, ध्यान से सुनना। डीआरआर क्रिएट करने के बाद चेक करना है कि आने वाले 31 मार्च तक बरोबर है। यस, हाय बेटा भीम सिंह, थैंक यू सो मच। आने वाले 31 मार्च तक जो भी डिबेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन, बरोबर है, आने वाले 31 मार्च तक जो भी डिबेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन, उनका 15% हमें इस पीरियड के 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट में। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट में। सो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक जो भी डिबेंचर्स ड्यू हो रहे हैं रिडम्पशन के लिए, उनका 10% इस साल के 30 अप्रैल तक, उनका 10%, उनका 10%, उनका 10% इस साल के 30 अप्रैल तक मुझे कहीं तो इन्वेस्ट करना है। ये बात समझ में आ रही सभी को। उसके बाद सर इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये है थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लेना, बरोबर। आ जाओ, अब मैं एंट्रीज बोल के नहीं डायरेक्ट करके बताऊंगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, रिडम्पशन वाला पार्ट पहले इसके लिए, क्योंकि ये पार्ट आपने इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं था। बड़े आगे डन। सो ध्यान से सुनना, इलस्ट्रेशन 1 कैसे सॉल्व करना है एक बार समझ लेना। आपका डिबेंचर का क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक में से, इसी किताब में से। डिबेंचर का जो क्वेश्चन है सॉल्व या सेल्फ प्रैक्टिस सब में से कोई ना कोई आने वाला है, चीज़ ध्यान रखना। मैं फटाफट से क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्या करना है, जल्दी जल्दी से देखो, कहीं कुछ डाउट आए तो पूछो। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड होती तो डीआरआर की ज़रूरत नहीं थी। अदर देन एआईएफआई, एआईएफआई होता तो डीआरआर की ज़रूरत नहीं होती, बट ये कैसा है, अदर देन एआईएफआई। अदर देन बैंकिंग, अदर देन एनबीएफसी, अदर देन एचएफसी। लो, इन्होंने आपका पूरा स्कोप ही क्लियर कर दिया। अदर देन एआईएफआई, अदर देन बैंकिंग, अदर देन लिस्टेड कंपनी है, अदर देन एचएफसी है। मतलब सीधा सीधा बोलो ना कि यहाँ पे डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। बट आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है एज ऑन 31 December 2021 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। बैलेंसेस दिए बेटा हम लोगों का, आगे कुछ डिबेंचर का बैलेंस डिबेंचर में लिख दो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन दी है। डन। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑन 31 December 2021 6% मॉर्गेज डिबेंचर 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 10,000 इंटू 100 करो बेटा कैलसी पे फटाफट से, 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस। डिबेंचर्स का बैलेंस लिख दो 10 लाख, डिबेंचर्स का बैलेंस लिख दो बेटा 10 लाख, फटाफट से लिखना है सभी ने।
लिखा बेटा? डन? बढ़ो आगे। उसके बाद में आगे बोला है बेटा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है 50,000। बरोबर। बढ़ो आगे। बच्चों बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन है तो दो इफेक्ट। ये एक चीज ध्यान रखना, सिंगल एंट्री टॉपिक में बताया था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मैं एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन का और उसका इफेक्ट दे रहा हूँ। आ जाओ, ध्यान देना। ये लिख दिया, ये लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विथ अ शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन 1,50,000 एट 4%। बच्चों इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? डिपॉजिट विथ अ शेड्यूल बैंक, उसके ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं है। वो कितने का था? 1,50,000। लो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, कितने का बैलेंस है बेटा? कितने का बैलेंस है? ये सालो हाय बेटा, प्लीज ध्यान देना, 1,50,000। बच्चों अभी तक तीनों अकाउंट के हमें बैलेंसेस दिए थे, अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं दिया है। ये बात समझ में आई? तीनों अकाउंट के क्या दिए? बैलेंसेस। क्लियर? चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल है ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बैंक बैलेंस दिया विद कंपनी इज 9 लाख। बैंक बैलेंस लिख दो 9 लाख। आगे लिखा है द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2021। ऑलरेडी डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट कहाँ तक का पे कर दिया बेटा? 31 दिसंबर 21 तक का पे किया हुआ है। आगे लिखा है ऑन 28 फेब, लगता है 28 फेब को डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट पे कर दिया, 28 फेब को हम लोग रिडीम कर रहे हैं, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा क्या, अगर देने की जरूरत पड़ जाए तो। आगे बोला है बैंक बैलेंस विद द कंपनी, वो भी लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर लिख दिया। यस, आ जाओ बेटा, जैन 25 में एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। ऑन, अब ये पहले इंटरेस्ट का ले लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने रुपए के डिबेंचर्स थे बताओ जरा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर, ऑन 28 फेब इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज। तो हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना है, हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना है, हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना है। ये देखो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स था या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स था दूसरे कंपनी के, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोगों को रिटर्न भी मिलेगा। ये लो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन एज इन्वेस्टमेंट, मतलब एक इंटरेस्ट पे करना है और एक हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। तो एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो हम लोगों को पे करना है हमारे इशू किए हुए डिबेंचर्स पे, उसका एंट्री रहेगा इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों भी मैंने कर दिया। दूसरा इफेक्ट दे दो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, कहीं पे अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। उसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा इंटरेस्ट के क्रेडिट में बाय बैंक। अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, 28 फेब को डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं एट 10% प्रीमियम। 101 में दे रहे बेटा हम लोग, 10 नहीं 1% प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर 101 में रिडीम हो रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, एक ही क्वेश्चन है,
अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के सारे क्वेश्चन इसी की जैसे है। एक एक सेंटेंस, 28 फेब को डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, 100 का डिबेंचर 101 में 1% का इंटरेस्ट है, सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, अपने डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, बरोबर है क्या? ध्यान से सुनना, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना रहेगा बेटे? 10,10,000, 1% इंटरेस्ट है बच्चों, और हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिंपल। अब इसका पोस्टिंग कर दो, 6% डिबेंचर्स के डेबिट में 2 डिबेंचर होल्डर्स, देखो इसके डेबिट में 2 डिबेंचर होल्डर्स। उसके बाद ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं बनाए तो उसकी पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। डन। उसके बाद आगे क्या बोला है? डिबेंचर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय डिबेंचर, बाय प्रोविजन फॉर रिजर्व, या फिर बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये देखो डिबेंचर होल्डर्स के क्रेडिट में आ जाओ, इन्होंने बनाया नहीं, मैं बना के बता देता हूँ। डन। हाँ बोल दे। बोलो बेटा अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10,10,000। कहाँ गया रे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के डेबिट में 2 डिबेंचर होल्डर्स, ये एक एंट्री हो गई। डिबेंचर्स के डेबिट में 2 डिबेंचर होल्डर्स, ये भी हो गया। अब डिबेंचर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय प्रीमियम बाय 6%, डिबेंचर होल्डर्स के क्रेडिट में कहाँ गया अपना वो? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बाय 6% डिबेंचर। बराबर। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, इनको घर भेजो। दूसरा इफेक्ट बैंक में दे दो। दूसरा इफेक्ट कहाँ देना है? बैंक में। बच्चों में क्या करो मालूम है क्या? एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ और हर एक सेंटेंस की मैं एंट्री कर रहा हूँ। एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ और हर एक की मैं एंट्री कर रहा हूँ। दैट्स इट, और कुछ भी अलग नहीं। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है बेटा? इन्वेस्टमेंट बेच दिया, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया। इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? एट पार। लो बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बाय बैंक। दैट्स इट, गेम ओवर। सारी एंट्रीज हो गई क्या? बस 1 बाय 1 एक एक अकाउंट क्लोज करो। डिबेंचर्स अकाउंट अपने आप क्लोज हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अरे मैंने ऑलरेडी बना लिया था, ये पीएनएल में चला जाएगा, ये भी क्लोज। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर में जो भी बैलेंस रहेगा, कहा गया अपना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसमें जो भी बैलेंस रहेगा वो एज इट इज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना।
बट एक चीज आपको मालूम है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 10% का बैलेंस होना चाहिए। डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे 10 लाख, 10 लाख का 10% उठा है 1 लाख, लेकिन इसमें ऑलरेडी सिर्फ 50,000 का बैलेंस था, तो 50,000 का और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिबेंचर्स का रिडीम होने के बाद देखो 28 फेब आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ ट्रांसफ़र किया बेटा? जनरल रिजर्व में। तो ये भी अकाउंट क्लोज हो गया, दैट्स इट, सब हो गया। इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया था 150 वो लिख दिया, इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। मुझे एक बार 1 बाय 1 डिबेंचर के अंदर में कहीं किसी को डाउट है तो पूछो बेटा एक बार। डिबेंचर में एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एक भी पॉइंट अनटैप नहीं छूटा है। किसी बच्चे को डिबेंचर के अंदर में कोई डाउट है तो एक बार पूछो। यस मुन्ना, यस जी हाँ बेटा होगा। के इतना प्यार, इसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ के बेसिक मत समझना, फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 बार तो भी सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना, एक बार सॉल्व कर लेना। साक्षी बोल रही सर इन्वेस्टमेंट वाला एक बार बता दो ना, अभी बता दे तो बेटा, अभी बता देता हूं। इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार। इन्वेस्टमेंट की पार वैल्यू कितनी है ढूंढो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की पार वैल्यू नहीं दी है, बस इतना बोला इन्वेस्टमेंट किया है 1,50,000 का। तू बता साक्षी, इन्वेस्टमेंट एट पार बेचा मतलब कितने में बेचा होगा? 150 का इन्वेस्टमेंट 150 में, 150 का इन्वेस्टमेंट 150 में, इसलिए इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट लॉस सेल का कुछ नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ आता ही नहीं, बरोबर। देखो ना एट पार बेच दिया है तो एंट्री क्या रहेगी साक्षी बोल? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पूरा नाम क्या था? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। डन। अगर यहां पे साक्षी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बेचा रहता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता। और किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? एनीबडी? ये समझ में आए? बस ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए ये वाला क्वेश्चन जरूर 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 सॉल्व करना। एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में जो डिबेंचर्स ड्यू होने वाले फॉर रिडम्पशन, तो उन डिबेंचर्स का 10% इस साल के 31 मार्च तक क्रिएट करके रखना है। और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में। क्लियर? ऑल सेट? डन। ये था बेटा आपका डीआरआर का क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करना, बरोबर है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग एक बार कल के लेक्चर में फिर से एक बार मिलेंगे। कल एक और नया पार्ट ले लूँगा। कल का हमारा पार्ट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में भी 1-2 बच्चों की व्हाट्सअप आए थे, सर पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन बता देना। तो कल हम लोग 1-2 पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन देख लेंगे, राइट? डन? ऑल सेट? सो गाइज इतना कह के आज के छोटू से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का एक क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर मैं आप लोगों का करवाया। प्लीज़ अब फटाफट से आगे के 2-3 क्वेश्चन इसके सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस जो जो बोला है, जो जो बैलेंसेस दिए उनके टी शेप फॉर्मेट में अकाउंट बना लो, और हर बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर और ट्रांजेक्शन है तो 2 इफेक्ट। डन?
चलो, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बगैर टाइम वेस्ट किए तुरंत के तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अब खुद से होके सॉल्व करो। डन, चलो, थैंक यू बेटा।